नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है हिंदी दिवस से। आज आपको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसीलिए आज हमने इसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर पिक किया है और इसके आधार पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी दिवस और इसकी स्थिति से जुड़ा हुआ विवाद क्या कुछ रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर शामिल किया गया था, शामिल करने का निर्णय लिया गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि बातचीत के दौरान यदि कहीं पर मैं अंग्रेजी बोल दूं या फिर अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द मेरे मुंह से निकल जाए तो आप ये मत कहिएगा कि सर आज आपने हिंदी दिवस के दिन भी अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों किया, है ना। ये हिंदी दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से शुद्ध हिंदी में एकदम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि उसका एक हाइप क्रिएट कर दें, है ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी को हम सम्मान दें और इस कदर सम्मान दें ताकि उसका हम किसी भी स्तर पर व्यंग के जरिए या फिर उसका हम मजाक न बनाएं, है ना। यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हिंदी को बेहतर तरीके से परिरक्षित किया जाए और इसका सही तरीके से, सही उद्देश्य के साथ इसका विकास किया जाए। आइए यहाँ पर और मैं आपको बताऊं कि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके बाद की स्थितियां बदलती गई और हिंदी को लेकर करके लोगों में या फिर कहें सरकार के स्तर पर भी कई सारे काम किए गए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी समय में 14 सितंबर 1949 को जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया तो उसी समय में एक फॉर्मूला बहुत ही प्रचलित हुआ था और उसका नाम था मुंशी आयंगर फॉर्मूला। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला में मुंशी कौन है और आयंगर कौन है। मुंशी है KM मुंशी, है ना। तो दूसरे ओर जो आयंगर है वो है N गोपाल स्वामी आयंगर। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी माने जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों ने कुछ एक कह सकते हैं कि उपाय दिए, कुछ विकल्प दिए और इन्हीं विकल्पों को यहाँ पर फॉर्मूले के तौर पर जाना गया है, पहचाना गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया उस फॉर्मूले के माध्यम से इन्होंने पहली बात ये कही कि अंग्रेजी का जो उपयोग है वह 15 वर्षों तक इस तरीके से होता रहे जिस तरीके से पहले अंग्रेजी का उपयोग होता रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कही गई कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का यथावत उपयोग, है ना। यथावत यानी कि जैसे इसका उपयोग पहले होता रहा था वैसे ही इसका उपयोग अभी भी किया जाए, यथावत उपयोग हो, है ना। दूसरी बात इन्होंने कही कि राज्यों की जो भाषाएं हैं, राज्यों में जो कामकाज करने की जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसमें राज्यों की भाषाओं का ही उपयोग किया जाए। क्लियर। तो राज्यों में कामकाज की भाषा में राज्यों की भाषा का उपयोग हो, इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। रही बात केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित, जब हम कोई आपसी कार्य से संबंधित हम बातचीत करें तो फिर वहां पर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें, तो फिर इसके बारे में कहा गया कि इसके संदर्भित भी हम एक बेहतर प्लानिंग करेंगे। और साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालयों की क्या भाषा होनी चाहिए, विधानमंडलों की क्या भाषा होनी चाहिए, उस पर किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, इन सभी पर इस फॉर्मूले के अंतर्गत बात की गई थी। क्लियर। उसमें हमें बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको मोटे तौर पर यहाँ समझना है कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर जाना पहचाना गया था और इसका मकसद था कि
जो एक विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी उस समय कि हमें अंग्रेजी को भी महत्व देना चाहिए, केवल हिंदी को ही हम प्राथमिकता नहीं दें। तो वैसे में अंग्रेजी को या फिर अन्य जो राजकीय भाषाएं हो सकती थी या फिर अन्य जो राज्यों की भाषाएं हो सकती थी, उनको भी महत्व देने की कोशिश की गई थी उस समय। और उस समय पहली बात ये की गई कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर राजभाषा बोल रहा हूँ, राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहा हूँ। हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा के तौर पर मान्यता नहीं मिल सकी है। वर्तमान की स्थिति तो यही है। आगे आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में हिंदी जो है राजभाषा या फिर कहें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ही जाना पहचाना जाता है, माना जाता है। आगे बातचीत करें, 18वीं सदी के मध्य से देखो हिंदी और उर्दू के बीच का विवाद देखा गया है। ठीक है, अभी जब हम 18वीं सदी की बातचीत कर रहे हैं तो इस समय अंग्रेजी उस तरीके से व्यापक तौर पर नहीं आया था। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1750 और उसके बाद के जो दशक है उसकी बातचीत चल रही है। क्लियर? तो उस समय अंग्रेजी बहुत अधिक व्यापक तौर पर प्रसारित नहीं हुआ था। क्यों नहीं प्रसारित हुआ था ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में 1757 और 1764 के बाद ही तो अपना पैर पसारना शुरू की थी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। वो प्रशासनिक गतिविधियों में धीरे धीरे आना शुरू किए थे। तो इस बीच जो हिंदी और उर्दू के बीच की जो स्थिति थी वह थोड़ी विवादपूर्ण स्थिति देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि वहां उस समय जो मुगल शासन था, मुगल शासन में क्या था, फारसी को राजकीय भाषा के तौर पर माना जाता था और उर्दू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बोलचाल की भाषा के तौर पर अपनाई जाती थी। ठीक है ना? तो उस समय हिंदी और उर्दू को लेकर करके आपसी तनातनी की स्थिति भी देखी गई है उस दौरान। बाद में लंबे समय तक उर्दू का प्रभाव देखा गया था। कहने का मतलब यह है कि उर्दू का इस्तेमाल सामान्य तौर पर जो निचले समाज के निचले स्तर पर जो भी वर्ग था वो सामान्य तौर पर उर्दू का इस्तेमाल बढ़ चढ़ करके करता था। उर्दू में पत्र पत्रिकाएं साहित्य का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ चढ़ कर किया जाता था। जो एलिट वर्ग माना जाता था, जो बहुत ही कहा जा सकता है कि जो बहुत ही सुखी संपन्न या फिर बहुत ही उच्च घराने से जो लोग बिलोंग करते थे, वो सामान्य तौर पर संस्कृत या फिर हिंदी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जातीय वर्गीकरण और भाषाई वर्गीकरण की स्थिति इस दौरान देखी जा सकती है। आगे बात करें, बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का जो प्रभाव पड़ता है वह कई स्तरों पर पड़ता है। पहली बात तो ये कैसे इसका प्रभाव पड़ता है वो हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आधुनिक शिक्षा का विकास शुरू होता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का विकास इस समय शुरू होता है। और जब आधुनिक शिक्षा का विकास शुरू होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय अंग्रेजी को तरजीह दी जाने लगी, अंग्रेजी को वरीयता, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जानी शुरू हुई। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को इस समय बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा था। किसके जरिए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है दोस्तों कि अंग्रेजी का इस्तेमाल ऊंचे जो भी ऊंचे वर्ग की या फिर उच्च वर्ग की जो भी सरकारी नौकरियां होती थी उस समय, उसमें इसको तवज्जो दी जा रही थी, उसमें इसको वरीयता दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर पर नौकरियां होती थी उसमें जो स्थानीय भाषा होती थी उसको ही देखा जाता था, है ना? स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाता था निचले स्तर की नौकरियों में। और स्थानीय भाषा में कौन कौन सी थी? तो वो थे हिंदी और उर्दू। और उस समय मैं आपको बताऊं कि उर्दू का व्यापक प्रसार, व्यापक प्रभाव रहा था, निश्चित तौर पर रहा था, क्योंकि मुगल काल में उर्दू बोलचाल की एक बेहतर भाषा मानी जाती थी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इस समय की स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर भी उर्दू को ज्यादा वरीयता उस समय दी जा रही थी। क्लियर? अभी इसी कारण से दोनों के बीच में, हिंदी और उर्दू भाषा वाले लोगों के बीच में एक विवाद की स्थिति देखी गई। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो एक टकराहट की स्थिति देखी गई, शुरुआत हुई टकराहट की स्थिति में, इसका एक बड़ा कारण हिंदी और उर्दू भाषा के आपसी विवाद को लेकर भी माना जा सकता है। यहाँ पर यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर समझने की जरूरत है। ठीक है ना?
तो ये जो दूसरा जो डायमेंशन है, दूसरा जो आयाम है, वो यहाँ पर स्थानीय भाषा के तौर पर निकलकर सामने आता है। चलिए आगे यहाँ पर मैं आपको और बताऊं कि स्थानीय भाषाओं का सरकारी शिक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता था उस समय, है ना। सरकारी पदों पर इसी के आधार पर नौकरी दी जाती थी। बाद में विभिन्न स्तरों पर हिंदी को महत्व देने की कोशिश की। अब जब ऐसा देखा गया कि उर्दू को अधिक महत्व दिया जा रहा है और हिंदी को उसके अनुपात में महत्व नहीं मिल पा रहा है, तब फिर हिंदी को महत्व देने की कोशिश की गई और हिंदी से जुड़े हुए जो भी विद्वान थे, हिंदी के जो भी पक्षपोषक थे, हिंदी के जो भी साहित्यकार थे, उन्होंने हिंदी को वरीयता देने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करना शुरू किया था। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ठीक है। इनके अलावा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अखिल भारतीय हिंदी परिषद, है ना, इसकी स्थापना की थी। किन्होंने? तो मदन मोहन मालवीय ने। तो ये लोग जो थे अपने अपने स्तर पर हिंदी को महत्व देने की कोशिश करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे जब हम 1900 की बात करें, वर्ष 1900 में पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध में देवनागरी और उर्दू को समान दर्जा देने की भी कोशिश की गई थी। वर्ष 1900 की बात है। ठीक है ना। हालांकि इसको लेकर के भी जो अन्य वर्ग थे वो आपस में कह सकते हैं कि एक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि केवल हिंदी को ही वरीयता दी जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या स्थितियां हैं। 1947 के बाद की स्थिति को अब हमें देखने की जरूरत है कि इस दौरान क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको नोट करा दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के तौर पर, तो भारत ने हिंदी को अपनाने की बात कही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उर्दू को वहां की राजकीय भाषा, वहां के राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाने की बात की थी, है ना। तो ये एक डिवीजन यहाँ पर हिंदी और उर्दू के तौर पर इस रूप में देखा जाता है। क्लियर। आगे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हिंदी का बड़े हिस्से में इस्तेमाल होना शुरू होता है ना। जो उत्तरी भारत का जो बड़ा हिस्सा है, इसमें हिंदी का इस्तेमाल सामान्य तौर पर किया जाता है, वर्तमान में भी किया जाता है। और इसको लेकर करके सामान्य तौर पर देखा गया कि जो दक्षिण भारतीय समूह जो थे, दक्षिण भारत के जो भी महत्वपूर्ण नेतागण थे, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि आखिर हिंदी को ही क्यों महत्व दे, हिंदी को ही हम राष्ट्रीय एकता का विषय क्यों माने। आखिर अन्य भाषाओं के लोगों ने भी, अन्य भाषाविदों ने भी तो भारत की स्वतंत्रता में उतना ही योगदान दिया है, उनके साहित्यों ने योगदान दिया है भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में, है ना, उनके विचारों ने योगदान दिया है, तो केवल हिंदी को ही क्यों महत्व दिया जाए। इस तरीके से तर्क उस समय रखे जा रहे थे, है ना। गैर हिंदी भाषिक क्षेत्रों में इस बात को लेकर करके असंतोष की स्थिति देखी गई। ठीक है। कई स्तरों पर हम इस समय विवाद की स्थिति देखते हैं। कहने का मतलब ये कि हिंदी को अधिक महत्व दिया जाए, अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाए, या फिर जो अन्य स्थानीय भाषाएं हैं, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, कई सारी भाषाएं, बांग्ला है, गुजराती है, कई सारी भाषाएं हैं जिसको महत्व देने की आवश्यकता थी। और ऐसे में विवाद की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सेठ गोविंद दास, है ना, सेठ गोविंद दास नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक भाषा और एक लिपि को महत्व देना चाहिए, है ना, एक भाषा और एक लिपि को महत्व देना चाहिए, और इस लिहाज से हमें हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाना चाहिए। वही दूसरी तरफ नजीरुद्दीन अहमद, है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी को महत्व देना चाहिए, है ना, अंग्रेजी को महत्व देना चाहिए। तो इस तरीके के तर्क वितर्क, वाद विवाद की स्थिति देखी गई। हालांकि बाद में जो मैंने आपको बताया भी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अंततः राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया है ना। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अंग्रेजी को पहले तो 15 वर्ष तक
कंटिन्यू करने की बातचीत की गई थी कि ठीक है हम इसका इस्तेमाल 15 वर्ष तक करेंगे और उसके बाद भारत की संसद जैसा निर्णय लेगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 वर्ष पूरा होने वाला था उसके बाद स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। हिंदी के अगेंस्ट में, हिंदी के विरोध में जो है प्रदर्शन शुरू होने लगे और इसके बाद जो है इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजी को भी कंटिन्यू किया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो भारतीय संविधान में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझने की अब कोशिश करते हैं वर्तमान स्थिति के स्तर पर। वर्तमान स्थिति में पहली बात तो ये हो गई कि हिंदी वर्तमान में राजभाषा के तौर पर अपनाई गई है, न कि राष्ट्रभाषा के तौर पर। ठीक है ना, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है ना, और इसमें अनुच्छेद 43 से 51 तक, 343 से 351 है ना, अनुच्छेद 343 से 351 तक विभिन्न अनुच्छेदों में हिंदी से संदर्भित जो भी प्रावधान है उसकी चर्चा की गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 348, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय है उनमें भाषा के स्तर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करने की भी बात की गई है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कदम रहा भारतीय संविधान के स्तर पर कि हम किस तरीके से एक संतुलन की स्थिति को कायम कर सकें। तो आज की चर्चा में हमने हिंदी दिवस से संबंधित जो महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं, हिंदी के अगेंस्ट में जो एक विरोध की स्थिति देखी गई, क्यों देखी गई, कब देखी गई, उसके पीछे का क्या मूल कारण रहा था, वर्तमान में स्थिति क्या है, और इससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक गतिविधियां हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।